नमस्ते। आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो ताज़ा आई है, और ख़ास तौर पर इसमें भारत की क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख भी है इसका जिक्र करने के लिए, भारत के लैंगिक अंतराल की चेतावनी। तो आज का मकसद क्या है, ये समझना कि भाई भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर क्यों है। हाँ, ये रैंक काफी नीचे है। बिल्कुल। और खास तौर पर जब हम आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों को देखते हैं। सही। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना, ये असल में इशारा करते हैं कि कुछ ढांचागत कमियां हैं। हाँ, जो देश की तरक्की में बाधा डाल रही हैं। एक तरफ हम वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया है, और फिर लैंगिक बराबरी में इतने पीछे, ये थोड़ा समझने वाली बात है। चलिए इसी को खोल कर देखते हैं आज। रिपोर्ट में एक थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है। क्या? कि देखिए, शिक्षा में तो प्रोग्रेस हुई है। हाँ, वो तो है। और एक और चिंता की बात, महिलाओं की जो स्वस्थ जीवन जीने की औसत उम्र है वो अब पुरुषों से भी कम हो गई है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाता है। और ये पता किस तरफ इशारा कर रहा है? किस तरफ? ये जो ग्रामीण और कम आय वर्ग की महिलाएं हैं ना, उनके प्रजनन स्वास्थ्य, उनकी रूटीन देखभाल, पोषण, इन सब चीजों की जो लंबे समय से अनदेखी हुई है, ये उसका नतीजा है। अच्छा। मिसाल के तौर पर वो जो NFHS 5 का डेटा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, हाँ, उसके मुताबिक 15 से 49 साल की करीब 57% भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, मतलब खून की कमी। 57%? अरे, ये तो आधे से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब तो उनकी सीखने की क्षमता, काम करने की ताकत, यहाँ तक कि सुरक्षित माँ बनने की संभावना, सब पर असर पड़ता होगा। जाहिर सी बात है। और देखिए, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। सही कहा। ये असल में दिखाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता बनाने में कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है। तो स्वास्थ्य की ये तस्वीर तो है ही, लेकिन जब हम आर्थिक पहलू पर आते हैं तो कहानी शायद और उलझ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर का जो सब इंडेक्स है, उसमें भारत 143वें स्थान पर है। 143वें? ये तो स्वास्थ्य से भी पीछे लगता है। हाँ, बहुत नीचे है। इसका मतलब है कि महिलाएं पुरुषों की कमाई का 1/3 से भी कम कमा पाती हैं। 1/3 से भी कम? हाँ, और जो महिला श्रम शक्ति भागीदारी है, यानी काम करने वाली महिलाओं की संख्या, वो लगातार कम बनी हुई है। थी शायद 2015 की। हाँ। उन्होंने अनुमान लगाया था कि अगर लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो 2025 तक भारत की जीडीपी में करीब $770 बिलियन जुड़ सकते थे। बिल्कुल, $770 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। लगता है कि ये कितना बड़ा मौका हमने गंवा दिया है सिर्फ इसलिए कि आधी आबादी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ नौकरी या पैसों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर महिलाएं अनौपचारिक कामों में लगी हैं, दिहाड़ी मजदूरी, घर पर काम करना, जिसका कोई पक्का हिसाब नहीं होता। सही। और जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो कंपनियों के बोर्ड रूम हो या सरकार की बजट समितियां, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखिए बहुत कम है। हाँ, नाम मात्र का। और इसका नतीजा फिर ये होता है कि जो नीतियां बनती है, उनमें अक्सर महिलाओं की जो असल जरूरतें हैं, उनका जो योगदान है, वो नजरअंदाज हो जाता है। सही कहा। जैसे वो टाइम यूज सर्वे की बात है। हाँ, बताइए। वो दिखाता है कि भारतीय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। 7 गुना? हाँ, घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, ये सारा जरूरी काम है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ना तो इसे देश की कमाई GDP में गिना जाता है, ना ही इसके लिए कोई खास नीतियां बनती हैं या बजट रखा जाता है। तो ये जो अवैतनिक काम का बोझ है, ये महिलाओं के समय और उनके आगे बढ़ने की आजादी पर एक तरह की रोक लगा देता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी रुकावट है ये। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? कुछ तो सोचा गया होगा। देखिए, हल है, अगर हम देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करें, जैसे अच्छे चाइल्ड केयर सेंटर हों, हाँ, बुजुर्गों की देखभाल के लिए अच्छी सेवाएं हों, बेहतर मातृत्व लाभ मिले, तो इससे न सिर्फ महिलाओं पर यह अवैतनिक काम का बोझ कम होगा, बल्कि लाखों महिलाएं काम पर लौट सकेंगी या पहली बार काम शुरू कर पाएंगी। अच्छा, मतलब इससे दोहरे फायदे होंगे। हाँ, और देखिए, कुछ देश ऐसा कर भी रहे हैं, जैसे उरुग्वे है, दक्षिण कोरिया है। अच्छा। उन्होंने अपनी विकास योजनाओं में इस केयर इकोनॉमी, देखभाल वाली अर्थव्यवस्था को शामिल करना शुरू कर दिया है, और इसके अच्छे नतीजे भी दिख रहे हैं। ये तो हुई आज की बात। हाँ। लेकिन अगर हम भविष्य के लिहाज से देखें तो ये और भी जरूरी क्यों हो जाता है?
हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, भारत अभी एक खास दौर से गुजर रहा है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब युवा आबादी ज्यादा है। हाँ, जिसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी बदल रही है। अनुमान है कि 2050 तक हमारे देश की आबादी का लगभग 20% हिस्सा बुजुर्गों का होगा, 60 साल से ऊपर। 20%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इन बुजुर्गों में ज्यादातर महिलाएं होंगी, खासकर विधवाएं। अच्छा। और दूसरी तरफ वही NFHS 5 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि हमारे देश में बच्चे पैदा करने की जो दर है, फर्टिलिटी रेट, हाँ, वो अब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। सही। और देखभाल की जरूरत वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये तो एक तरह का दोहरा दबाव हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में अगर देश को अपनी आर्थिक रफ्तार बनाए रखनी है तो इसका एक ही तरीका है। हमें ये पक्का करना होगा कि महिलाएं, जो देश की आधी आबादी हैं, वो स्वस्थ रहें, उन्हें जरूरी सहारा मिले और वो आर्थिक रूप से सक्रिय हों। मतलब लैंगिक समानता अब सिर्फ मानवाधिकार या सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं रहा। नहीं, अब ये उससे कहीं आगे की बात है। ये अब देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की आबादी के लिए एक जरूरत बन चुका है। एक आर्थिक और जनसांख्यिकीय अनिवार्यता है ये। तो अगर ये नहीं हुआ, मतलब अगर महिलाएं काम से बाहर रहती हैं या उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, तो फिर जो निर्भरता अनुपात है, यानी काम न करने वालों का बोझ काम करने वालों पर, वो और तेजी से बढ़ेगा। कम काम करने वालों पर ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी होगी। इससे न सिर्फ उन पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि देश की जो आर्थिक स्थिरता है वो भी कमजोर होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। चेतावनी। हाँ, कि अगर भारत लैंगिक समानता को अपने आर्थिक और अपने जनसांख्यिकीय के भविष्य के केंद्र में नहीं रखता तो वो उन फायदों को खोने का जोखिम उठा रहा है जो उसने इतनी मेहनत से हासिल किए हैं। हाँ, तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है असली निवेश की, ठोस कदमों की। जैसे ऐसी पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने की जो महिलाओं की जरूरतों को सच में प्राथमिकता दें। ठीक। ऐसी देखभाल सेवाओं की जो घर के अवैतनिक काम के बोझ को बांटें, उसे कम करें। और ऐसी नीतियों की जो महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी ना समझें, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था का निर्माता, एक एक्टिव एजेंट के तौर पर देखें। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि जब हमें लैंगिक समानता के आर्थिक फायदे इतने साफ साफ दिख रहे हैं और भविष्य की जो जनसांख्यिकी चुनौती है वो भी सामने खड़ी है, तो फिर सिर्फ नारों और बातों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई के साथ इसे प्राथमिकता न देने की वो कौन सी अनदेखी या अनमापी लागतें हैं, वो कौन सी कीमत है जो हमारा देश चुका रहा है?